हमने अपने प्रोटोकॉल में जिस तरह से लीवर और लीवर के सिस्टम के एक्सपर्ट को हमने रिक्वेस्ट उनसे भी की कि हम लीवर सीरीज स्टार्ट करेंगे। लीवर का जो भी सिस्टम है, हम प्रॉपर लीवर का एक पूरा सिस्टम, कमल सर से भी हमने रिक्वेस्ट की कि हम पूरा सिस्टमैटिक तौर पर हम अपनी क्लास को चलाना चाहते हैं। हम हर चीज को स्पेशलिटी के तौर पर लाकर प्रेजेंट कर रहे हैं और हम इसके लिए बहुत सी हमारे प्रैक्टिशनर जो कि आज इस हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी, जी बताएं। तो हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी के जरिए, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो हम अपने प्रैक्टिशनर के मुंतजिर, बहुत से प्रैक्टिशनर आपके थे कि बहुत देर से आपको देखना चाहते थे और सुनना चाहते थे और एनर्जी लेना चाहते थे और रूहानियत लेना चाहते थे। अब माशाल्लाह आप लोग रूबरू हुई है, बहुत मुंतजिर, आपका इंतजार खत्म हुआ और सर आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आज हमने अक्सर मेरे जो एक छोटा सा शायरी के साथ में हमेशा मैं मेरे प्रोग्राम में अक्सर कहते हैं कि धक्का दिया था हमने डूबने के वास्ते, धक्का दिया था हमने डूबने के वास्ते, अंजाम ये हुआ कि वो तैराक बन गया। अभी हम लोग सब गिरे, कई खड्डे में गिरे, कोई कुएं में गिरे, कोई खाई में गिरे, कोई समुद्र में गिरे, कोई तालाब में गिरे, कोई नाले में गिरे, कहीं ना कहीं गिरे। कुछ लोग पानी पी रहे डूब डूब के, कुछ मरने जा रहे, कुछ स्विमिंग सीख रहे, कुछ तैराक बन गया, कुछ इरादा अभी तक किया है नहीं। ऐसे है हम लोगों में से। बहरहाल हमको एक ही चाह रहा है, तो डूबना या तैराक बनना है। बहरहाल डूबना तो किसी को ज्यादा लोग को पसंद तो है ही नहीं, तो हमको तैराक बनना ही है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पास आउट किया गया। वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल होने के बाद में हर पंजा जो है गवर्नमेंट का कानून का थोड़ा मजबूत होने जा रहा है। यानी कि आपकी क्लिनिक कैसे होना चाहिए, आपकी स्पेशलिटी के हिसाब से आपकी क्लिनिक कैसे होना चाहिए, आप यानी हर चीज पूरी दुनिया में है, एक हिंदुस्तान अभी तक नहीं है। जैसे दुबई में क्लिनिक के लिए अगर अप्रूवल किया म्यूनसिपैलिटी में, बल्दिया में, तो आपकी क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले उन लोग क्या करेंगे, क्लिनिक का क्या नाम उसका, इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। क्लिनिक की आपकी कंसल्टिंग रूम का साइज क्या है और आपके क्या बोलते हैं, आपके बाथरूम है क्या, वेटिंग एरिया है क्या, कॉमन एरिया है क्या, ये सब चीज लागू होने वाले। आज नहीं तो कल वो आना ही है। तो उसमें बेसिकली अभी क्या हम लोग से बेसिक जो गवर्नमेंट सर्विस में वो नीचे लेवल की कामें करवाते रहते, वो फिल करो, ये फिल करो, सब डाटा फिलिंग का बहुत बड़ा काम रहता है। ये सब बड़े बड़े या डॉक्टर या एमबीबीएस डॉक्टर ये सब काम के लिए नहीं मिलते उनको। तो ये सब जगह पे हम जैसे यूनानी आयुर्वेद होम्योपैथी वालों को रख के काम फिल कर। लेकिन जो फ्यूचर जो आ रहे हैं, वो फ्यूचर के हिसाब से जब देखेंगे तो हमको समझ में आए कि ये चीज बेसिकली हमारे हर सिस्टम के हिसाब से अपने अभी हमको चलना पड़ेगा। ओके, आज जो हमने टॉपिक फिक्स किया, मैंने हमेशा कहते हैं टॉपिक का कोई कमी नहीं है, टॉपिक हर हिसाब से बोल सकते हैं। कभी हाथ में कोई टॉपिक मिल गया तो छोटी छोटी टॉपिक को बड़े टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखने का, छोटी चीज को बड़ा करना इट्स नॉट ए इंटेलिजेंस, या ये इसमें अक्लमंदी की काम नहीं। बड़ी चीज को छोटा करना रियल इंटेलिजेंस, या उसको कहते हैं अक्लमंदी। और आज दुनिया में हर चीज को, छोटी छोटी चीज को बढ़ा के बात का बतंगड़ बनाना कहते हैं। ये साइंस की एक आदत हो गई, जितने आप बतंगड़ बनाएंगे उतने आप महान है।
जितना जटिल बनाएंगे उतना आप महान है, क्योंकि हमेशा ये साइंस यही मानता है, और जटिलता यानी कि कॉम्प्लिकेशन। तो वो हिसाब से अगर आप एक सादगी से कोई चीज किसी को समझाए भी तो हंसेंगे और ये नहीं हो सकते बोले, ऐसा इतना जैसे मतलब जल्दी कितने हो गए, तकलीफ से मुश्किल से बहुत मेहनत से जो मिलते हैं उसी के ऊपर पब्लिक ज्यादा ध्यान देते। अब हमारा तिप भी उसी से उसमें से बाहर नहीं है, हमारे तिप को भी इतना जटिल बनाए, जितना जटिलता है जितना ब्रांचेस होता है उतना उसके अंदर सच्चाई से दूर जाता है, और सच हमेशा सच है, उसके अंदर कोई सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास भी टॉपिक अनगिनत टॉपिक है, इतनी सारी टॉपिक है कि मॉडर्न से हद से ज्यादा टॉपिक बना सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कोई भी चीज को जब देखता है, कोई मर्ज को या समझो कोई दवा को देखता है, को उसके अंदर क्या कंटेंट पाए जाते हैं, कितने मिकदार में पाए जाते हैं, ये सब चीज की अहमियत है, ऐसा नहीं कि अहमियत नहीं है। जब जरूरत पड़ी तब उनको उसका अहमियत में लेते। जैसे अभी कोई आदमी गिर पड़ा है तो हम आके उसको जल्दी उठा लेते, भाई एक आदमी गिरा है, एक बूढ़ा गिरा है। ये नहीं कि वो पहले गिरने से पहले वो कौन है, हिंदू है क्या, मुस्लिम है क्या, कहाँ के रहने वाले हैं, उसको मतलब उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, ये सब बात की बात है। पहले उसको उठाओ, उसको जो प्राइमरी स्टेजेस या प्राइमरी क्या करना है उसको करो। यही चीज होना है, कोई मर्ज आए तुम्हारे पास, वो कैंसर लेके आया या किडनी फेलियर लेके कुछ भी आओ, वो सब बाद में तुम्हारी तफ्तीश चलने दो। राइट ना, तुम्हारे पास जो पेशेंट आया वो पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, चीफ कंप्लेंट क्या है, उसको पहले मैनेज करने के बाद में धीरे धीरे हम उसके अंदर के तरफ जाएंगे, उसको हम तफ्तील से उसको बात करेंगे। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करते हैं उसको बातें करते हैं तो हमेशा याद रखें। जैसे अभी मैं कभी भी कोई टॉपिक के ऊपर जब बातें करता, मैं ये नहीं करता कि डायरेक्ट टॉपिक में घुसने से पहले मैं थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ, या उसको आप आलाप कहते हैं, जो आदमी गाना गाता है या कोई कवाली, उससे पहले वो शादी गामा बहुत सारे करके फिर धीरे धीरे जो गाने वाला भी और सुनने वाले को भी साथ में लेके जाता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला बोलते जा रहे हैं और दूसरों उसके सामने वाला सुनते जा रहे हैं, आगे वाला बोलते जा रहे हैं। इससे भला कि मैं अगर बोल रहा है या कुछ बोलने जा रहे हैं तो आप भी मेरे साथ चले। तो ये इसके लिए आपको उस हिसाब से एक माहौल बना। तो कभी भी टॉपिक को या कोई चीज डिस्कस करने से पहले उसके माहौल को क्रिएट किया। अभी हमारा टॉपिक क्या है, आज मुंजिज मुस्सिल का टॉपिक है। मुंजिज मुस्सिल में टॉपिक अगर किसी ने जुज़ी तौर पे अगर कहने को कहे तो क्या बोले, उसमें क्या चीज रखा है मुंजिज मुस्सिल। चलो मुंजिज मुस्सिल बोले तो क्रॉनिक डिजीज में इस्तेमाल करते हैं, मुंजी सौदा बलगम इस्तेमाल करो। और बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, बहुत सारे लोग ने मुंजिज मुस्सिल के ऊपर पेपर्स निकाले, आर्टिकल लिखे, उसके तफसीली बात की, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं करते और उसको इस्तेमाल नहीं करते। किसकी एक वजह ये है कि साइंटिफिकली जाने के टाइम पे ज्यादा उसको जवाब किसको मिलता नहीं। तो हम ये कहते हैं कि मुंजिज मुस्सिल वाकई साइंस है क्या उसके पीछे, या पुराने जमाने की तरीका इलाज। तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि मुंजिज मुस्सिल थेरेपी, जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी में कॉन्गोटिव्स या कॉन्गो कहते हैं। कॉन्गोटिव्स का मतलब मुंजिज नुजुज देना। तो कॉन्कोटिव्स एंड परगेटिव्स के नाम से हमने उसको अंग्रेजी में कहते हैं, कॉन्कोटिव्स या समझो परगेटिव्स। तो अक्सर हमारे जैसे बोलते ना कि कोई दवा, कोई हकीम साहब से कोई बीमारी के बारे में पूछे तो अगर हकीम साहब कुछ बोलना नहीं चाह रहे, हकीम साहब कुछ बोलना नहीं चाह रहे, कोई बचना चाह रहे या भागना चाह रहे, तो सर इसका इलाज क्या है, वो एक्जिमा है, खून खराब है, बदन का तनकिया करो, फिर तस्फिया करो, फिर तकवीयत दो, बस खलास। तो हम क्या समझते हैं कि बहुत कभी वैसे उमूमी तौर पे बातें करते हैं, वो बात से समझ में आते उमूमी बचने की उमूमी बातें हैं। तो कभी कभी कोई चीज को जुज़ी तौर पे भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे कभी कोई जख्म आ गया या खुजली आ गया तो उसको बोलो भाई
ठीक है सफियात, जो उमूमी तौर पे जो छोड़ो, तो फोन के अंदर तगय्युर क्यों आए? गर्मी है क्या, सर्दी है क्या, या खुश्की है क्या, तरी है क्या? कम से कम चार ही तो फाइंड आउट करना है। तो कभी कभी जुज़ई के से भी स्टार्ट करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे जो खुली तौर पे बातें करें। अब मुंजिज मुस्सिल तरापी हमने अक्सर पढ़े किताबों में, उसूल तिब उठा के पढ़ो, मुंजिज मुस्सिल तरापी और फसद से इलाज करो, तनकिया करो, तनकिया के लिए मुंजिज मुस्सिल का तरीका इस्तेमाल, लेकिन हम सरसरी तौर पे उसको इस्तेमाल पढ़े, लेकिन मैं समझता हूँ इवन मैं भी बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं तो बताता हूँ मैं किस हिसाब से उसको इस्तेमाल करता हूँ। अब मुंजिज मुस्सिल थेरेपी जब इस्तेमाल करने से पहले, अभी हम लोग यूनानी ट्रीटमेंट करते, हमको इतना मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी खिल्त अपनी कैफियत और कमियत के हिसाब से, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये खूबसूरत है यूनानी की। यूनानी हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखता है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कमियत और कैफियत के हिसाब से दोनों दुरुस्त रहना जरूरी है। मैं आज थोड़ा थियोरेटिकल इंसान बनने जा रहा हूँ उस्तादों के जैसे मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता। तो हम लोग क्या करते हैं कि बचने के लिए सर वो इस्तेमाल करो ये, क्योंकि बहाना बनाने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं। आदमी कोई भी बहाना बना सकते हैं। बहाना अगर बनाना है तो बहाने के हिसाब से कुछ लोग कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स। जैसे एक बार एक आदमी से, अक्सर मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन सबको ये थोड़ी बताएंगे, लेकिन चीज को समझाने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की नाम इस्तेमाल करते पुराने जमाने, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन बचकानी हरकतें या बेवकूफी की बातें करके अकलमंद की बात समझाना चाहते हैं। जैसे किसी को कुलाटी चाहिए था, आपकी ना कुल्टी, जब हम लोग लकड़ी काटते कुलाटी, तो घर पे कुलाटी मांगने के लिए आए एक आदमी, तो आपकी कुलाटी दे देगी क्या? बोले तो उसने बोला आज मैं कुलाटी नहीं दे सकती, आज मुझे स्टीविंग करना है। बोला तो उसकी बीवी ये सुना है, बीवी हंसने लगा, और उसके बाद में जो आदमी जाने के बाद में बोला कि पागल है क्या, आप कुलाटी से कोई मतलब शेविंग करता है क्या? तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बीवी से बोला कि भाई मुझे कुलाटी देना ही नहीं था, मेरा मकसद कुलाटी नहीं देना है। अब मैं बहाना कुछ भी बना, उसमें क्या है, बहाने से क्या लेना, मुझे देना ही नहीं। तो हम लोग हकीम लोग अक्सर कभी कभी क्या कुछ भी बहाना के ताव पे बड़ी बड़ी चीज इस्तेमाल करते। सेम चीज मुंजिज मुस्सिल को हमने बहुत जगह पे इस्तेमाल किया। मुंजिज मुस्सिल इस्तेमाल करो और बॉडी को तनकिया करो, सब अच्छे हो जाएंगे। कभी जिंदगी में हम लोग उसको आजमाया नहीं होगा। तो एक हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर जो गैर तबई तौर पे कमियत या कैफियत याद रखने का, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव के तौर पे अगर हमारी बॉडी में कोई चीज की ज्यादती या कमी, क्वालिटेटिव का मतलब गर्मी हो सर्दी हो या तरी हो या खुश्की हो, दैट इज मींस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं, घटना भी क्वालिटेटिव में आता है, समझा? हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन दोनों बीमारी है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से हमारी बॉडी के अंदर खिल्त का नॉर्मल रहना जरूरी है, तब एक आदमी को हम सेहतमंद कहते हैं। और ये क्वांटिटी और क्वालिटी याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे यूनानी का मेन पॉइंट है। अगर किसी को आपको भाषण को दे दिया गया सेहत के ताल्लुक, तो आप ये इतना बोलो, बॉडी के अंदर का खिल्त यानी ह्यूमस, हमारी जो फ्लूइड है खिल्त ह्यूमस, उसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तौर पे इत्तिदाल में रहना तो कहते सेहत, और उससे वो अड़ गया तो हम बीमार पड़ गए। अब ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव किसके ऊपर मुनस्सिर है, किसके ऊपर डिपेंड है? वो असबाब सित्ते के ऊपर डिपेंड है, बस खलास, मतलब तिब हो गया पूरा। तिब का पूरी डेफिनेशन भी हो गया, तिब क्या है बन गया।
बॉडी के अंदर के अखलात या खेल या फ्लूइड या ह्यूमस, इसको अपनी क्वालिटेटिव मिकदार के हिसाब से और कैफियत के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से सही है लेकिन कैफियत के हिसाब से या तो गर्म या ठंडा है, कैफियत के हिसाब से परफेक्ट है लेकिन मिकदार के हिसाब से ज्यादा है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इतिदाल से अगर हट गया तो हम बीमार पड़ते हैं, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हिसाब से हम अगर इतिदाल में रहना, उसी को हम सेहत कहते हैं। और ये सेहत में इतिदाल में रहना या गैर तबई या इतिदाल के से बाहर जाना, ये किसके वजह से? ये असबाब सित्ते के ऊपर मुनस्सिर है। यानी असबाब सित्ता ज़रूरी बोले तो क्या है? आग, हवा, यानी हवा, माकुल व मशरूब, हरकत बदनी, हरकत नफसानी, नौम यकसा, इफ्रा व इत्तिबास, मतलब हमने कैफियत की हालात नफसानिया, ये 6 जो टॉपिक अपनी खेल को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। फिर आपको तिब को डिफाइन करना है, एक छोटी सी चीज दिमाग में रखो, कुली तौर पे, जुजी तौर पे तुम जाएंगे कैफियत क्या है, गर्म है क्या, ठंडा है क्या, तर है क्या, खुश्क है क्या, कितने मिकदार में ज्यादा हो गए क्या, कम हो गए, सब सेकेंडरी। आम तौर से आपके खेल को इत्तिदाली हालत में रखने वाली एसेंशियल फैक्टर, 6 एसेंशियल फैक्टर, असबाब सित्ते ज़रूरिया, ये 6, उसी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, सेहत होते हैं। कुछ चीज गैर तबई भी है, जैसे मैं सुबह एक्सरसाइज को जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, ये मेरी सेहत के लिए जरूरी नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा है। अगर वो नहीं रहा तो भी मैं रह सकता हूँ सेहत से, मुझे जरूरी नहीं है, वो गैर जरूरी है। मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया, मैंने थोड़ा सा मुंह में कुछ लगाया, ये गैर जरूरी नहीं है लेकिन आपके लिए अच्छा है वो। ओके, तो ये चीज याद रखने का, ये चीज इस चीज को दिमाग में रखो एज अ तबीब या एज ए हकीम। तबीब को ये सब चीज की जरूरत है, एज एन हकीम कुली तौर पे याद। अभी मुस्लिम थेरेपी की वक्त की जरूरत क्यों पड़ती कि दिस इज एक्चुअली क्लेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते। व्हाट डू यू मीन बाय क्लेंसिंग? क्लीनिंग, डिटॉक्सिफाई करना, साफ सफाई करना। हमारे केरला में मुसलमान के घर पे अक्सर पुरानी एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसको बोलते हैं नानचुल्ली। नानचुल्ली का मतलब क्या मालूम? रमजान आने से पहले, एक हफ्ता पहले पूरी की पूरी घर साफ कर डालते, वो कोई भी गरीब रहते अमीर रहते। एक अच्छी, मैंने बहुत एक अच्छी जो ट्रेडिशन उसको देखा मैं, घर पे बोरे बिस्तरे मतलब जितने भी मतलब पुराने 1-2-3 साल से घर के अंदर पड़े, वो पूरी काट सब डाल के धूप में रखता है, और जितने अंदर के अंदर पूरी की पूरी एक जुजू को साफ करता है। यानी कि रमजान को वेलकम करने के लिए, हम लोग को रमजान को वेलकम करने के लिए क्या करते हैं, नए नए दुकानें खोलते हैं, कोई तलने की, बजी की, या समझो पूरी खाने पीने की तरतीब के लिए भागता है, मसाला कहाँ से भून के ला के रखूं, रमजान आ रहा है, ये सब हम लोग रमजान की तैयारी करता है। यहाँ केरला में रमजान की तैयारी साफ सफाई वाले की, रमजान आ रहा है भाई, वो न नमाज जिंदगी में न पढ़े, वो भी क्या करते, रमजान से पहले भाई घर पे ननचुली नहीं किया, बच्चे मिलते, बुढ़े सब एक साथ मिलके पूरी बिस्तर सब बाहर रखते, साफ सफाई करते, इसको बोलते क्लेंसिंग, टू इनवाइट टू वेलकम रमजान। गंदगी नहीं होना चाहिए, दिल और दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिर्फ घर में भी नहीं रहना चाहिए। एक बेहतरीन एक ट्रेडिशन मैं समझता हूँ, मैं कहीं और देखा ही नहीं इसको इतना वाजी तौर पे, बेहतरीन एक सिस्टम है, हम लोग सब उसको प्रमोट करना चाहिए। भाई रमजान आ रहे, 1-2 दिन पहले रमजान, घर पे साफ सफाई करो। या कि आजकल तो मिलता नहीं, लेकिन आजकल 6,000-10,000 में बाहर से पब्लिक आके साफ सफाई करते, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा इस चीज को। बेडरूम को खाली ये नहीं कि एक आध मुसल्ला, कुछ लोग ने मुसल्ला धो के डाल देते, ऐसा नहीं, मस्जिद में भी होना चाहिए। मस्जिद में पेंट मारता है कुछ लोग, में पेंट मारता है, और कभी कुछ लोग पैसा करे तो वहाँ की जो कालीन चेंज कर डालते,
वैसे एक नेचुरली वैसे क्लेंसिंग प्रोग्राम है मुंजिज मुस्सिल, अपनी बॉडी को पूरा क्लीनिंग करने की तेरी जिंदगी भर चढ़ता है चढ़ते। अब हिंदू लोग में एक रिवाज है, यहाँ आयुध पूजा बोलते हैं, साल में एक बार वो जो काम करता है जो मशीन से, वो मशीन को हाथ नहीं लगाते लोग, वो मशीन को हाथ नहीं लगाते। जैसे अभी कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप में 3 दिन छुट्टी, पूरा वर्कशॉप को साफ करेंगे और वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसको पूजा करते। पूजा का मतलब ये नहीं कि उससे कुछ मांग रहा, वो क्या करेंगे जितने भी उनकी इंस्ट्रूमेंट है किधर की वर्कशॉप की, उसको साफ करेंगे, उसको तेल डालेंगे, उसको पेंट मारेंगे, उसको सब सजा के रखेंगे, उसके ऊपर हार पहनाएंगे, क्योंकि वो इतने दिन तक हमें सपोर्ट किया। तो वो क्या करते कि वो पूरा उसकी जहाँ काम करते वो साफ करते, उसको बोलता आयुध पूजा। हिंदू लोग में एक है, एक दिन साल में एक बार करता है। तो हम हमारी बॉडी को साफ करने के लिए आजकल जो बड़े बड़े लोग जो फिल्म स्टार्स है, सेलिब्रिटीज है, उन लोग को पकड़ने के लिए, उन लोग को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिटॉक्सिफाई करो योर बॉडी को, टॉक्सिफाई करो, डिटॉक्सिफाई। तो आजकल एक फैशन हो गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत कचरा भर गया, जस्ट आई वांटेड टू स्टे, रिसोर्ट में जाके 1-2 दिन रहना चाह रहे। जो बड़े बड़े आईटी कंपनी देता है उनकी स्टाफ को, जाके संडे के दिन जाओ, मस्ती करो, शराब पियो, कहीं रास्ते में कहीं जाके नाचो, 2 दिन तुम दिमाग को थोड़ा सत्तर और ताजा करके आ जाओ, क्योंकि 6 दिन से मुसलसल 24 घंटा काम कर रहे हैं। अब 24 घंटा काम मत कर, तुम फ्री हफ्ते में, एक्चुअली सैटरडे संडे हॉलीडे रखते हैं ना, हॉलीडे मतलब हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। हॉलीडे एक्चुअली रिलैक्स होने के लिए, संडे के दिन रिलैक्स होने के लिए, संडे के दिन हॉलीडे, पवित्र डे, पवित्र है, कुछ करने का नहीं, सुकून से बैठने का। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम संडे के दिन होता है। तो हमारी बॉडी को भी कभी कभी एक हॉलीडे चाहिए, हमारी बॉडी को भी कभी तस्कीन चाहिए। तो उसके एक सबसे बेहतरीन एक तरीका है मुंजिज मुस्सिल थेरेपी। और आज या समझो आने वाले दौर में ये तरीका एक बहुत बड़ा फैशन होने वाला है। फैशन क्या है, इसकी डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले क्या था, हम लोग को ये सब चीज के लिए वक्त नहीं था। आजकल आप देखते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म और टूरिज्म इतना बढ़ गया, छोटे छोटे लोग भी जो स्कूल में काम करते हैं, टीचर लोग भी आजकल घूमने लगा, इंटरनेशनल टूर। पहले ये सब चीज पे कोई टाइम नहीं देता था, आदमी फैमिली के साथ हर साल हर महीना सब टूर जा रहे हैं। हर आदमी अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे, भाई मेरे को थोड़ा सुकून चाहिए, 1 हफ्ता काम किया, 1 महीना। तो हमारी बॉडी की तरह हम लोग ध्यान नहीं देते थे। तो ये पुराने जमाने का एक बेहतरीन सिस्टम है, क्लेंसिंग मेथड थ्रू कॉन्कोटिव्स एंड इस मेथड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मुंजिज मुस्सिल थेरेपी। ये दिमाग में रखो, मैं ये नहीं कह रहा तुमको मुंजिज मुस्सिल थेरेपी। अब ये मुंजिज मुस्सिल थेरेपी के अगर समझो लघवी मायना ढूंढेंगे, मुस्लिम तो जानते हैं परगेटिव्स। तो कभी कभी हम लोग भी कभी छुट्टी के दिन आते, हमारे केरला में एक आदत है, सर 1 महीना हो गया मतलब पेट साफ नहीं किया, थोड़ा पेट साफ होने के लिए कुछ दवा दीजिए, उसको बोलते हैं गट क्लेंसिंग भी कहते हैं। तो हमारे पुराने जमाने में हर आदमी ये करते थे, मतलब महीने में 1 बार या रमजान से पहले, या समझो कोई शादी विधि हो के पेट खराब होते, समझो रोगने बेदिन जीर हो या सनाए मक्की का डिकोशन हो, ये सब पी के पेट को साफ करते थे, बिगर मुंजिज, डायरेक्ट परगेटिव्स। उससे भी क्लेंसिंग होता है, उससे भी क्लेंसिंग हो जाता है। अब वो मुंजिज के बगैर भी डायरेक्ट हम लोग मुस्सिल लेता है। मेरे गांव में एक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया, वो शायद 100 साल की उम्र ऊपर था। मैं जब पढ़ता था बीओमस में, छुट्टी में आता था, उसके पास आके बैठता था, कभी उसके साथ बैठ के पान खाता था, उससे बातें करता। सब पब्लिक क्या करती, भाई तो क्या करते, माला यार मुझे अच्छा लगता है बूढ़े लोग से बात करना, इंटरेक्ट होना। तो मैं उसको एक आदत थी हफ्ते में 1 बार मुंजिज लेने की, यानी कि मुस्सिल लेने की।
और वो एकदम 100 साल तक दुरुस्त था। शहर में जाते थे, सामान सब खरीद के, सब लोग देखते थे इसकी राज क्या है, खाने पीने का कोई राज ही नहीं उसका। तो मैं हमेशा उसको हफ्ते में एक बार जाता था, त्रिफल मुलैयन ला के देता था। कब है मालूम, ये बात तकरीबन 1890 की बात है। और वो खुश होता था, मैंने पूरा डब्बा का डब्बा, बड़ा डब्बा लेके देते थे। वो टाइम पे मुझे वो 100 रुपया देता था, वो टाइम पे याद रखो, खुशी खुशी देते। मैं बोला नहीं 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 चाचा, वो आपके लिए स्पेशल है। अब वो सबसे ये पूछता है कि किसी ने अगर पूछा चाचा तुम्हारी सेहत का क्या राज है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी जो अजमल जो लाके देता है उससे पहले वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में मैं हफ्ते में एक बार एक परगेटी इस्तेमाल करता हूँ, पेट को साफ करता हूँ। मैं कुछ भी खाते रहता हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार। और मेरे क्लिनिक जैसे एक डॉक्टर जब कहीं रहता है तो डॉक्टर के बारे में कुछ चीज, अच्छी चीज भी मशहूर रहते, मजाक के तौर पे भी मशहूर रहते हैं ना। कुछ डॉक्टर का अच्छे रखते, तो बोलते रहे वो डॉक्टर कभी मरीज को ज्यादा दवा नहीं देते, भगा देते। तो क्या कहते, वो सनकी डॉक्टर है, बोले पागल है, बोलते उसके पास नहीं जाना। लेकिन वो अच्छे डॉक्टर है, लेकिन फिर भी जाते हैं उसके पास, वो सनको है बोलते, जो गुस्सा करते बोलते, लेकिन डॉक्टर अच्छे रहेंगे। तो कुछ वर्ड मेरे ताल्लुक से अक्सर कहते हैं कि अजमल के पास जा रहे क्या, तो दूसरे मरीज क्या बोलते, डॉक्टर तुम कहते अजमल हकीम साहब के पास जा रहे थे, काम करो टांगी में पानी भर के जाओ बोलते। यानी कि टांगी में पानी भर के जाओ, मतलब अजमल साहब जो भी दवा देते सबको जबरदस्त मोशन होता है। मैं ज्यादातर 90 जो मरीज 40 के अबो रहता है, 40 अबो 50 के अबो, सीने शबाब के बाद जो भी मरीज आता है, मेरा एक ट्रिपल सनाई होना लाजिम है, या सफूफ सनाई। मुझे मालूम है वो सनाई जाके कहीं ना कहीं इसकी क्लेंसिंग का काम करे कि बीमारी का डायग्नोसिस अगर नहीं भी हुआ। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब अच्छा लगा, पेट थोड़ा कम हो, बीमारी ले, लेकिन अच्छा नहीं हुआ जिस बीमारी के लिए आया था। लेकिन आप दवा काफी काम किया मेरे ऊपर, ऐसा लगता बॉडी थोड़ा हल्का हो गया। जवान में थोड़ा सा पेन था, मैंने वो बताया नहीं था, वो चले गए। मेरी मतलब थोड़ा सा खुजली था, बहुत सारे मुझे फायदा मिला। पब्लिक गांव में कैसे नहीं रहते कि औरतें आपस में डिस्कशन होते रहते, अरे यार डॉक्टर साहब का दवा खा के जुलाब बहुत होते हैं, सुबह 2-3 बार जान, अरे यार मेरे को भी होता है, अरे मेरा, अरे सबको तो सर यही देता है, सबको तो यही देता है। तो कभी कभी मुंजिद मुस्लिम की तरफ कभी कभी वक्त न मिलने की वजह से हम लोग क्या करते, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तुम लोग की नहीं, मैं डायरेक्ट ज्यादातर इस साल मुस्लिम की दवा के तौर पर त्रिफल सनाई इस्तेमाल करता हूँ। मेरी शायद मेरे यूनानी में सबसे ज्यादा काउंटर में बिकने वाले, शायद पिछले 8 या महीने में 36,000 बोतल बिक चुकी है। मतलब काउंटर सेल में भी मैं लिखने के बाद में मरीज खुद भी लेके जाते, सर वो सनाई चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बहरहाल क्लेंसिंग के लिए 2 मेथड जो इस्तेमाल करते, दैट इज कॉन्ट्रक्टिव्स, यानी कि नुजिज, मुंजिज एंड मुस्सिल। मुस्सिल तो जानते हैं, मैंने बताया, कोई आदमी डायरेक्ट मुस्सिल से भी कभी ट्रीटमेंट कर। व्हाट इज मुंजिज या व्हाट इज नुजिज? नुजिज का मायना है पकाना, नुजिज का मायना है पकाना बेसिकली। जैसे अभी आप कोई चीज जगह साफ कर रहे, कोई बोतल वगैरह, तो साफ करने के बाद में, साफ करने से पहले कुछ करने के हम लोग क्या, उसको एक उठा के जरा अच्छे से हिला डालते हैं। मतलब पानी निकालने से पहले गंदगी ऐसा लग रहा है, उसको थोड़ा हिलाना पड़ता है, तो चिपके हुए, उधर उधर चिपके हुए गंदगी भी निकल जाएगी। पानी डाला, मतलब जरा पानी जरा साफ करता, तो पानी साफ करने से पहले हम क्या करते हैं, ये बॉटल में एक हफ्ते पहले रखा हुआ है या मग में या बाल्टी में, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में बाल्टी में हाथ डाल के थोड़ा हाथ से थोड़ा सा इधर इधर हिला के बाल्टी को अच्छे से घुमा के फिर हम लोग उंडेलते, फिर एक बार क्लेंसिंग का पानी डालते, फिर उंडेलते। अगर दूसरे आदमी आया, वो 15 दिन 1 महीने का आधा बाल्टी में पानी देके नहाने को आ रहे, तो क्या करते, पानी निकाले, पानी ऐसा उंडेल दिया, दूसरा पानी खोल के नहा लिया, तो वो सही मेथड एक हिसाब से नहीं है। जो चीज मादा चिपक के इधर उधर रहे थे वो अभी तक बाल्टी में, जैसे काई हो या कोई फंगस जमा हो, वो सब उससे बड़ा है, वो निकलता नहीं। तो
इसीलिए कभी कभी हम लोग सिर्फ मुस्सिल देने से उसकी मादा, जो गैर तबई मादा, वो पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पे निकलता नहीं। मैं एक आम जबान में समझा रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कभी कभी तिप को कहानी में लेके जाता हूँ, कभी कभी तिप को मैं अलग अलग मोड पे, कभी कभी साइंस में जब जरूरत पड़ी तो मैं साइंस में लेके आता हूँ। साइंस हमारे पास बहुत है, जरूरत नहीं। तो इस चीज को अगर आप हाथ डाल के थोड़ा सा अच्छे से हाथ से अगर साफ करके फिर पानी डाल के अगर दे दिया तो इट एक्ट एज ए बेसिक बेस्ट क्लेंसिंग इनको कहते हैं। समझा? ऐसे चप्पल खराब हो गया, चप्पल में गंदगी आ गई, तो खाली सिर्फ पानी डालने से हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर से भी चप्पल को थोड़ा सा रगड़ के जहाँ चिपका हुआ मट्टी था उसको, यही सेम मेथड इस्तेमाल करते मुंजिज की। अब यहाँ सवाल मुंजिज मुस्सिल के अंदर हमने बताया कि मुंजिज मुस्सिल के तरीके अगर जरूरी है कि हर जगह पे नुज़ुज देना, 4 खिल्त थे, 4 खिल्त में भी हर खिल्त को नुज़ुज देना यानी हाथ डाल के घुमाना या उसको हिलाना या समझो हाथ पैर से रगड़ना जरूरी है क्या, या सिर्फ पानी बाहर डालना जरूरी है, कि आपकी अकल के ऊपर। तो कभी कभी अगर समझो अक्यूट केसेस के अंदर अगर समझो मादा तकलीफ ज्यादा दे रहे, मुंजिज मुस्सिल से वक्त ले रहे, उसको तकलीफ बढ़ रहे, तो आप डायरेक्ट कभी कभी मुस्सिल भी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, अब आप ये पूछिए, फिर हम लोग अक्सर सवाल करते हैं सर कितने देर तक हाथ लगा के साफ करके फिर उंडेलना है, कितनी बार ब्रशिंग करना है या हाथ लगाना, ये सब एक कॉमन सेंस में आ रहा है। अब आपको समझ में बाद में हमको समझाया नहीं था इस तरीके से उस्ताद लोग ने, वरना हमें सवाल नहीं सर कितने दिन मुंजिज देना है, तो हम बढ़ के रह के 14 to 40 चाहिए सौदा के लिए, बलगम के लिए 7 दिन चाहिए उसके लिए। ये मुंजिज की क्या मफहूम क्या वो नहीं समझाए। मतलब मेरे पास एक चीज है तो मैं उसको ऐसा पहुंच के कितने टाइम पहुंचना है भाई, कितने टाइम पहुंचने की फिर साफ हुआ कि अलामत, जैसे बॉटल के अंदर मैंने हाथ डाला पहुंचे तो पता चला कि पूरे पहले व्हाइट पानी था, पानी अभी गंदा लग रहा है, तो गंदा लगने का मतलब उसके दीवार के ऊपर बहुत सारे कीचड़ जमा है, तो कीचड़ सब पानी में आ गया। अब मुझे अलामत मिल रहे, अभी मैं कॉमन आदमी ने पूछेंगे अभी मैंने बाल्टी साफ किया सर कितने दिन टाइम के बाद में पानी को उंडेलना है। अरे भाई तूने बाल्टी साफ हो गया देखो, नहीं देखने में नहीं आ रहा तो आपको समझ में आ रहा है गंदगी तो पूरा पानी में आ गया, उसको उंडेल दो। फिर आपको ऐसा लग रहा है भाई पूरा नहीं गया साफ सुथरा, और एक बार पानी डाल के उंडेल के फिर डाल दो, फिर आपको मुंजिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मुस्सिल की। ये सिस्टम बहुत लाजमी है आज के दौर के हिसाब से, ये सिस्टम बहुत लाजमी है कि हमारे अंदर इतने टॉक्सिन हो गया, इतनी गैर तबी हरकतें हो गया, इतनी गैर तबी असबाब सिद्दे जरूरत के हिसाब से बहुत सारे गैर तबी चीज किए हमने, सोने में, पीने में, खाने में, चलने में, इस्तिफराग में, दिमाग में, जिस्म में, सब जगह पे हमने ये गैर तबी हालत बना के रखी। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतरीन चीज है, क्लेंसिंग। एक बोर्ड लगा के रखो बॉडी में, बॉडी की क्लेंसिंग एरिया। जैसे ना आजकल साफ सफाई करने के लिए टीम आती, अभी मैं घर बनाए थे, मेरा नया घर, तो बहुत सारे धूल पड़े थे, तो बोला कितने साफ करेंगे, तो मैंने क्या किया, वो जो टीम आते क्लेंसिंग उनको 10,000 दिया, वो आके पूरी की पूरी कांच से लेके सब कुछ साफ सफाई करके लेके गए। आज मैं वही नए घर पे बैठा हूँ, आज कैलिकट में नहीं हूँ, गाँव में। तो साफ सफाई करके चले गए, तो वो एक टाइम फिक्स रहते उस हिसाब से लोग चार्ज भी करते। तो आप एक जगह पे बोर्ड लगा के आपके क्लिनिक में रखते, ये जगह पे वी विल प्रोवाइड बॉडी क्लेंसिंग ट्रीटमेंट। अब उमूमी तौर पे ये हो गया, अब आपको गट क्लेंसिंग कर सकते हैं, लंग्स का क्लेंसिंग कर सकते हैं, सिगरेट पीने वालों के लिए खा पीते रहते इसको गट क्लेंसिंग कर सकते हैं, दिल दिमाग को क्लेंसिंग कर सकते हैं, स्किन को क्लेंसिंग कर सकते हैं, सबके लिए क्लेंसिंग कर सकते हैं। अब हम एक्चुअली मॉडर्न वाले जो सुपर स्पेशलिटी के नाम से करते, तो हम बोलते मैं हमेशा कहते भाई तुम दुनिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी के लोग ईरानी वाले, हमने अभी तक बाहर निकाला ही नहीं, हमने मेजे पे रखा है, अभी तो बाहर निकाला क्या। हम हर चीज का क्लेंसिंग कर सकते हैं, मॉडर्न में इतना नहीं है।
हम लीवर का क्लेंसिंग कर सकता है, जिगर का क्लेंसिंग कर सकते, मतलब हर चीज का क्लेंसिंग कर सकते हैं। हमने कभी खोल के देखा नहीं है ना हमारी क्या है, हमारे पास क्या चीज पड़ा है। बहरहाल ये दो मेथड, मुंसिज एंड मुस्सिल की मेथड, पहले शर्त ये बता रहा है कि कभी नुजुज की बगैर भी आप मुस्सिल दे सकते, सनाई दे सकते हैं, बेफालिक दे सकते, सफुफ सनाई है, सफुफ उशबा है, सफुफ उशबा से भी अच्छे मोशन मिलता है। और हमारी कैप अताश जो है हरमस का, वो 2 बीडी देख के देखो, बहुत सारे लोग बोलते सर माशाल्लाह अच्छे मोशन भी मिल रहे हैं, जबकि नजले के लिए वो है कैप अताश, क्रॉनिक नजला जुकाम के लिए। लेकिन मरीज ये आके बोलते बहुत फायदा हो, जितने भी इत्रिफल इस्तेमाल करके देखो, सनाई हो, इत्रिफल किस्मीसी हो, जमानी हो, उस्तुबुद्दुस हो, सब चीज के अंदर एक परगेटिव नहीं तो तलील, एक मुलय्यन का काम करता है, एक तनकिया का काम करता है वो। तो याद रखो बेहतरीन हकीम हमेशा अपनी दवा में या तो एक मुलय्यन या एक मुस्सिल दवा कहीं ना कहीं ऐड कर, लेकिन मरीज को बोल के देना। ऑफिस में जाने वाला है, स्कूल में जाने वाला है, कहीं इंटरव्यू को जाने वाला को तुमने अब्बे मुस्सिल या कोई मुस्सिल दवा दे दी, अजमल साहब ने बोले ये दे डालो, अरे भाई उसकी नौकरी, उसकी उसकी इंटरव्यू भी खराब, उसकी लेक्चर, उसकी ड्यूटी भी खराब। रात में दे दो, बोल लो सुबह 1-2 बार इजाजत होगी, या फिर बोलना भाई छुट्टी के दिन पर संडे के दिन छुट्टी, तो संडे मत देना, सैटरडे नाइट को देना। तो मुंजिज मुस्सिल थेरेपी में बेसिक पर्पस है क्लेंसिंग, क्लीनिंग, डिटॉक्सिफाइंग। अब वो जनरलाइज्ड क्लेंसिंग जिसको कहते हैं, जनरलाइज्ड क्लेंसिंग यानी मेरी पूरी बॉडी को मैं क्लेंसिंग कर रहा हूं, उसके लिए मुंजिज के लिए हमने नुस्खे मतलब तरीका बताया उसको, हाउ टू इस्तेमाल करें। और वो मतलब कुछ लोग बोलते नुजुज हुआ है कि कैसे मालूम पड़े, मैंने मिसाल दिया, साफ हुआ है कि उसकी बहुत सारे मिसाल आते रहते, अभी आपको मैं तफसील से उसको बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, असर नुजुज का हमने उसूलियत टिप में पढ़ा, मैं वो नुस्खे की तरफ डीप में नहीं जाना चाह रहा, या मैं जुजू नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं आपकी नजरिया सही करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी भी नजरिया दुरुस्त हो जाए। मेरी हमेशा याद रखने, मेरे तुम लोग को पढ़ाने में मेरा खुदगर्जी ये है कि मैं खुद पढ़ूं, मेरी क्लैरिटी मैं लाऊं, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। इसलिए मैं अक्सर तुम लोग को भी कहते कि जो भी पढ़ा उसको पढ़ाया करो या डिस्कस किया करो किसी से भी, कभी जिंदगी में कभी भूलता ही नहीं। क्योंकि इंशाल्लाह अभी जो बात सुन रहे हैं 92 हकीम ऑल ओवर इंडिया, मामूली बात नहीं है। अगर 92 हकीम हिंदुस्तान में आ गए तो हिंदुस्तान की यूनानी की शक्ल सूरत बदल जाएगी, याद रखना। अगर तू सही ढंग से अगर ये पढ़ रहा तो समझा, माशाल्लाह सबकी उंगलियां आ रहे तो ड्यूरेशन, अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि हर चीज को चारों खेलते हैं ना, सौदा सफरा दम जो भी बलगम, सबके लिए नुजुज की जरूरत पड़ती है क्या? यह एक कंट्रोवर्सी है, एक कंफ्यूजन, याद रखना। तुम्हारे अकल के ऊपर मैंने छोड़ दिया। एक आदमी ने हमेशा याद रखने का, मैं एक चीज जब बोलता है, सर आपने कल ये चीज बोले थे, तो वो हिसाब से मैंने ये किया, ये आपने मुझे नकल किया, आपने नकल किया, आपके पास अकल आई नहीं। सर आपने कल ये कहा, उसके मुताबिक मैंने ये समझा, इस हिसाब से मैंने किया, तो मैंने आपका योगदान है इसमें। मैंने आपको बताया कि भाई ये चीज ऐसा होता है, तो हमेशा याद रखें, कोई आदमी ये बोला वो हिसाब से मैंने ये सुना, आपको बोलने, मैंने सुना आपने ये बोला, वो हिसाब से मैंने रिएक्ट किया, उस हिसाब से मैंने ये किया, ऐसा ये गलत है। ये मैंने कुछ भी बोले, भाई तुम कौन है, तुम क्या चीज समझा मेरे बोलने पे, उसके ऊपर डिपेंड है तुम लोग कौन है। सब लोग एक जैसी चीज अगर समझ गया तो सब में से क्या फर्क है। जैसे कुरान जो पढ़ता है उसकी तफसीर, अलग अलग लोग अलग अलग तफसीर लिखी, बोलते हम सही है,
कुछ लोग बोलते हम टन टनाटन है, हम बेरीली हम देवबंदी है, हमारा सही है तुम्हारा सब, उसने क्या समझा वो हिसाब से वो बात कर रहे हैं, वो सबसे सही है, मेरे सबसे मैं सही है। तो यहाँ एक चीज ये होता है, हम इसके अंदर कंट्रोवर्सी कब आते है कि मैं वो एक हिसाब से अच्छा भी है, मैं मुंजिद मुस्लिम के तरफ से मैं ये समझता हूँ, मेरी समझना है चारों खिल के लिए मुंजिद मुस्लिम की जरूरत नहीं। जैसे असफरा ऑलरेडी वो रकीक और नुजुज पान और दम, बलगम एंड सौदा, बलगम एंड सौदा के लिए कभी कभी मुंजिद मुस्लिम की थेरेपी की जरूरत पड़ती है। मुंजिद मुस्लिम के हिसाब से सौदा और बलगम कमियत के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से भी ज्यादा रहता है। जैसे सफरा कम मिकदार में रहता है, उसको मुस्लिम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके एक्शन ज्यादा रहते। तो मेरा कुछ किताबों में भी ये लिखा, मेरे ख्याल से सफरा को संभालने के लिए मुंजिद मुस्लिम की जरूरत, सफरा गर्म है, आग है, फर्दर भटकाने की जरूरत नहीं, फर्दर पतला करने की जरूरत नहीं, उसको पकड़ में लाना है। तो वो बेसिकली तादील की जरूरत पड़ती है, तादील यानी तस्कीन। ये दो चीज से सफरा को तुम हैंडल कर सकते। और दम के लिए अक्सर फसद है या इजामा है, ये तरीके से खून के अंदर होने वाली गलियान या हैजानी या इंकुलाबी कैफियत खून में, भाई वो पूरी खून की बात नहीं कर रहा, खिलते दम में अगर कोई गलियान या कोई इंकुलाबी कैफियत अगर हो रहे, उनको मुंजिद मुस्लिम की जरूरत है, क्योंकि वो निकलेगा नहीं। उसके लिए सबसे बेस्ट है फसद एंड इजामा। हमें पढ़ा क्यों? तो अक्सर आप देखते होंगे सफरा एंड बलदम ये दोनों में कॉमन फैक्टर पाया जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गर्मी। दोनों दोस्त है, दोनों नेबर है, पड़ोसन है, दोनों में खासियत है, ये सफरा है ये दम है। दोनों में दोस्ती किसमें? हरारत में। दोनों में दुश्मनी किसमें? एक तो रतब है और एक खुश्क है, बस उसमें अलग, बाकी एक ही, दोनों भाई भाई है। तो दोनों में हरारत होने की वजह से दोनों के लिए तादील चाहिए, तस्कीन चाहिए, नॉट तहरीक। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं परगेटिव्स में मुस्लिम में तहरीक की जरूरत पड़ती है। तहरीक हमेशा ज्यादातर गर्मी से होते हैं, सर्दी से भी होते, लेकिन गर्मी से होते ज्यादातर। तो एक हिसाब से आप इसको ऐसा डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जितने भी एक्यूट इश्यूज है, जैसे हमने लिखा है क्रॉनिक मुज़मिन अमराज में मुंजिद मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं, मुज़मिन अमराज में। तो मुज़मिन अमराज बेसिकली बलगम से और सौदा से होता है, क्योंकि उसके अंदर कमियत और कैफियत से बहुत प्रॉब्लम होती है। दम और सफरा में हमेशा एक्यूट बीमारी है, जैसे अर्टिकेरिया हो गया, कोई फोड़े पुंसी आ गया, या माइग्रेन आ गया, या उल्टी आ गया, या डायरिया हो गया, या दूसरा कोई बेचैनी आ गया, या दूसरा इचिंग हो रहा है, या नखश व खदश की कैफियत हो रहा है। ये सब चीज गर्मी की वजह से तकलीफ में आ रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, पाल्पिटेशन आ रहा है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, प्यास लग रहा है, मुंह खुश्क हो रहा है, मतलब गर्मी की अलामतें आ रही। इसमें तुम मुंजिद और मुस्लिम क्या करोगे? एक लॉजिक की बात कर रहा हूं। तो वहां आप क्या इस्तेमाल करो? तादील और तस्कीन की मेथड इस्तेमाल किया। इसीलिए कुछ जगह पे हमें लिखा है मुंजिद मुस्लिम थेरेपी इज ओनली फॉर मुज़मिन अमराज, यानी कि बलगम और दमी। कुछ लोग ने लिख के रखी है, लेकिन कुछ नए नए हकीम लोग भी कभी कभी सफरा के लिए मुंजिद मुस्लिम इस्तेमाल करो, दम के लिए मुंजिद मुस्लिम इस्तेमाल करो बोलते। फिर भी कुछ जगह पे लिखा है, मैंने पढ़ा है, ड्यूरेशन ऑफ द मुंजिज बोल के कुछ किताब में लिखा, किसी लिखा है कि सफरा के लिए 3 दिन, दम के लिए 5 दिन, और बलगम के लिए समझो 5 to 12 days, और सौदा के लिए 14 to 40 days। इसे किताब में लिखा है, वो लिखने वाला लिखने दो,
तुम समझने के हिसाब से समझ लेना। मैं कोई भी लेक्चर दूं, सर आपने पहले लेक्चर में ये बोले थे, अभी कभी कभी मेरे जो बच्चे आते इधर ट्रेनिंग में लिए, वो हर चीज के पीछे मिजाज को पकड़ते रहते। मैं बोला कभी कभी बिगैर मिजाज का भी दिया करो। मैंने अक्सर एक मिसाल दिए थे ना, आप लोग ने सुना भी होगा मिसाल। हर चीज में कभी कभी मिजाज अगर सूट नहीं हो रहे, ये बात याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस जगह पे मिजाज समझ में नहीं आ रहा, जरूरी नहीं कि मिजाज को पकड़ते रहो, कभी कभी तुम्हारी अक्ल क्या बोल रहा हो किया करो। मैंने एक मिसाल दिए थे आपको, 2-3 लोग सुना भी होगा। मैं अक्सर एक मिसाल देता है, गांव में एक बाबा रहते थे, मुसलमान फकीर। उसके बाजू के गांव में एक सन्यासी रहते, हिंदू सन्यासी। दोनों बहुत मशहूर थे, उनको बहुत सारे शागिर्द थे, बहुत सारे मुरीद थे, बहुत सारे फैंस भी थे। अक्सर बहस होते थे फिलोसफी के ऊपर। तो एक बार वो बाबा ने, हिंदू बाबा ने बहुत बड़ा एक मछली बेच के दिया फकीर को गिफ्ट में, अपने शागिर्द के हाथ में। तो शागिर्द जाके मछली लाके दे दिया। वापस आने के बाद में बच्चे लोग, शागिर्द लोग डिस्कस करने लगे, क्या है इसके पीछे, क्या राज है। ये लोग हर फिलोसफी की बात करते, दे आर द फिलोसफर्स। ये मछली के पीछे क्या फिलोसफी हो सकती है, व्हाट इज इट, क्या उसके डिनोट कर रहे हैं, क्या मंसूब कर रहे हैं। मछली इल्म है क्या, मछली क्या है, या इज्जत बेइज्जती करने के लिए दिया है क्या, ये क्या है। हिंदू है, हिंदू होने के बावजूद एक मछली, जबकि शुद्ध शाकाहारी है। अब वो मछली दिया तो रुको रुको बोला फकीर ने। तो वापसी में फकीर ने बड़ा काला कंबल उठा के दे दिया, कालीन बहुत बड़ा फोड़ कर, ये तुम्हारी फकीर को दे दो, तुम्हारा सन्यासी को दे बोला, तुम्हारी समध को दे बोला। अब वो फकीर का उस्ताद भी, बच्चे लोग भी डिस्कस करे, काला ब्लैक सौदा, तो कुछ फिलोसफी होगा। वहां से मछली आया, मछली के बदले में क्या दिया, कंबल दे दिया। अब दोनों शागिर्द लोग बैठ के गुफ्तगू होने लगा, डिस्कशन होने लगा, यहाँ तक के मारपीट की मसले तक आ गया। अब उसमें से अक्लमंद ने बोला, हम लोग इतना झगड़ा क्यों करते, हम लोग हर चीज उस्ताद से पूछते ना, हम अपने अपने उस्ताद से पूछते हैं। बोला अब वो उस्ताद के पास पूछा, फकीर के पास, संत के पास गया, तो संत ने बोला उसमें कैफियत फिलोसफी ढूंढे तुम लोग ने। मैं जा रहा था वहां एक मछली देखी, और वो फकीर मेरा दोस्त है, मुझे बचपन में माले वो मछली का बहुत शौकीन है। मतलब चलो बहुत दिनों के बाद कुछ भेजा नहीं, मैंने क्या दे दिया, एक मछली दे दिया। और फकीर ने बोला, एक कंबल पड़े थे, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, तो बहुत जमाने से पड़ा है, अब मुझे माले सर्दी का मौसम आ रहा है, मैंने कंबल उठा के तो संत को दे दिया। इसमें फिलोसफी क्या, इसमें थियरी का है। कभी कभी याद रखने का, कभी कभी फिलोसफी को थोड़ा साइड में रखा करो। तो यहाँ याद रखने का, यहाँ आप अगर ढूंढेंगे, आपको कुछ जगह पे सफरा के और दम के जगह पे आपको ज्यादा फिलोसफी नहीं, आप इतना याद रखो, तादीर और तस्कीन का ट्रीटमेंट करो। और आपको कोई भी तरीके से उस ट्रीटमेंट को करना है, तो वो ट्रीटमेंट को करने के लिए अभी रेडीमेड नुस्खा मार्केट में अवेलेबल नहीं। हमारी उसूल तिब में, कुलियात नफीसी में, अल कानून में, मतलब जितने भी मुंजिज मुस्लिम की दवा लिखा रहता है, मुंजिज बलगम एंड मुंजिज सौदा, थोड़ा बहुत मिले जुली है दोनों से। एक तो हरमस का एक मुंजिज के आता है, लेकिन वो मुंजिज दोनों के लिए, लेकिन ज्यादातर मुंजिज बलगम में इस्तेमाल होता है। वो मुंजिज सौदा में एडिशनल कुछ लोग क्या करते हैं, अंजीर वगैरह डालते। मैंने उसको ज्यादा तफसील से उसको अभी तक मार्केट में इसलिए नहीं लाया कि हम लोग का मुंजिज मुस्लिम का कंसेप्ट और थॉट प्रोसेस परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो आपने किसी को उठा के दे दिया, चीखे आ रहा है, या किसी को कुजली आ रहा है सफरा की, डायरेक्ट मुंजिज मुस्लिम दे दिया, फिर एक हफ्ता मुंजिज खाओ, फिर उसके अंदर एक महीने उसको मुस्लिम दो, 15 दिन वो कुजा रहा है। तो कभी कभी उसको एंटीहिस्टामिन इफेक्ट के लिए, उसकी खुजली को कम करने के लिए काइनिल सिरप, किसमिसी, या समझो कोई एंटी सफरा दवा दो, तो थोड़ा आपकी हिकमत थोड़ा और परफेक्ट हो जाए।
तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग ये ऐसे ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करो। आपकी क्लिनिक में अगर समझो आप झोपड़पट्टी में या समझो बैकवर्ड एरिया में, उनको क्या क्लेंसिंग है, उनको क्या गट है, वो सिगरेट पीता है, पान पराग खाता है, उनको ये क्लीनिंग की क्या पड़ी है। आपको ऐसी पोस्ट जगह पे जहाँ फिलिप स्टार रहते, अच्छे अच्छे बड़े लोग रहते, तो बोर्ड में देखे बॉडी क्लेंसिंग, गट क्लेंसिंग, लंग्स क्लेंसिंग। अरे ठीक है भाई, पहली बार देख रहा हूँ क्लेंसिंग के लिए जगह, अच्छा जाके आपको जरा देख लेते, आप गूगल करके देखते, तो यूनानी में बाकायदा क्लेंसिंग का प्रोग्राम है। तो यू कैन अडॉप्ट दिस क्लेंसिंग प्रोग्राम। आप लोग एक क्लेंसिंग प्रोग्राम अडॉप्ट कर सकते क्लिनिक के अंदर। और वो क्लेंसिंग प्रोग्राम के लिए जरूरी नहीं कि आपको, जैसे कुछ लोग को मुंजी दे दिया, बहुत सारे जगह पे मैंने देखी मुंशी देने के साथ साथ वो खुद ब खुद कुछ लोग को उल्टी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते, पेट में मरोड़ आ जाते। तो कभी कभी मुंजिज के बाद में 14 डेज 7 डेज के बाद में मैं मुस्सिल देने की जरूरत, मेरे खुद ब खुद मुस्सिल इस साल शुरू हो जाते। तो यहाँ अरमस की सफो मुंजिज के अंदर एक टैबलेट भी रखा है, अगर कुछ लोग को वो मिलता नहीं तो आप अपने तरफ से कोई अच्छी मुस्सिल, अब्बे फालिज, अरमस के एक अब्बे फालिज आते हुए अच्छी मुस्सिल है, अब्बे मुस्सिल आता है, या समझो दूसरा त्रिफल सनाई हो, या अब्बे कोई मुस्सिल दवा टैबलेट के तौर पे, माजुन के तौर पे, या रोगन बेदन जीरो, कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है कि नुज़ुल पूरा अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, ये इतना कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाला नहीं। आप इतना याद रखो, मैं बगैर नुज़ुल का देता हूँ, कभी कभी मैं मुंजिज मुस्सिल थेरेपी का इस्तेमाल करता हूँ मालूम। कभी कभी बीच में मुझे बेहतरीन एक रिजल्ट मिला 2-3 जगह पे, जिसे न्यूरोपैथी जो आते हैं ना, न्यूरोपैथी में बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी में मैंने बहुत जगह पे मुंजिज मुस्सिल थेरेपी देने से डॉक्टर पेशेंट आके बोलते सर मुझे चप्पल अगर गिर भी गया तो मालूम नहीं पड़ता। तो जब मुंजिज मुस्सिल थेरेपी स्टार्ट किया, मरीज आके बोलते सर मेरा पुराना पैर हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अब वो ठीक है, हमने लेवल करके रखे ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जब तक डायबिटिक नहीं जाते तब तक ऐसा थोड़ी है। तो कोई न कई वजह से, रुतूबत की वजह से या कई न मुसलसल रुतूबत की वजह से नर्व एंडिंग खराब हो गया। तो हमको समझो एक मरीज के ऊपर R&D करने में, ट्राई करने में आपको कोई नुकसान तो नहीं ना, क्योंकि इस दवा से उसको नुकसान नहीं दे रहे। अगर आप एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं उससे मरीज को नुकसान हो रहे, तो एथिकली, शरई तौर पे एथिकली, एंड शरई मतलब एथिकली समझो, शरई तौर पे गलत है। अब मरीज को तकलीफ नहीं है, अब आप मरीज को दे रहे हो कामिल ईमान के साथ, कोई मसला नहीं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में मैं मुस्सिल थेरेपी इस्तेमाल करता हूँ। कभी क्रॉनिक खुजली जिसके अंदर जमाने से दवा असर नहीं कर रहा है, कभी कभी अनासार का जो जनरलाइज्ड एडिमा, बॉडी फुला हुआ है और बहुत सारे दवा डायबिटिक से काम नहीं कर रहा है, नो डाउट आप कैंसर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते आप सॉरी। आज आप अभी मैंने मुंजिज का बेस आपको बताया, आप खुद की मुंजिज का नुस्खा बना के रह सकते हैं। जिसके पास टाइम नहीं तो अरमस का है मुंजिज सौदा और मुंजिज बलगम का 2 नुस्खा बना के रखो, मुस्सिल अपने हिसाब से कुछ भी मुस्सिल की दवा आप दे सकते हैं। अब सफरा के लिए और दम के लिए इस्तेमाल मत करो, उसमें आप मुसक्किना दवा इस्तेमाल करो। उसके बाद में परगेटिस के बाद में कभी कभी थकान होता है, कभी बलगमी पेशेंट और सौदावी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी पानी जमा हो रहता है। सफरा को या दम्मी को, दम्मी को अगर कोई क्रॉनिक बलगमी अमराज हो गया तो वो ज्यादा परगेटिव्स और मुंजिज से कभी कभी परेशान होते, सर दर्द हो रहे हैं, हेडेक स्टार्ट हो गया, उल्टी हो रहे, बॉडी में बेचैनी हो रहे। तो अगर ये हाल में अगर है तो वो हिसाब से उसको जो चीज वो कंप्लेन बता रहे वो हिसाब से उसको आप मैनेज कर सकते हो।
डायरेक्ट 3-4 दिन के अंदर ही इसको मुस्सिल दे के पूरा निकाल दो। नहीं क्या, अभी ग्लास में पानी रखे थे, ग्लास गंदा था लेकिन ऊपर का पानी साफ दिख रहा था, इसलिए हम भी लग रहा है साफ सुथरा है। किसी ने ग्लास को हिला डाला तो पूरी की पूरी गंदगी ऊपर आ जाती है, फिर आपको पानी पीने में डर लगता है। सेम चीज एक बार नुज़ुल देने के बाद में गंदगी इधर इधर हो जाते हैं, उसको मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा वो हिसाब से कभी पानी को थोड़ा फेंकना पड़ेगी। आधा तो आधा फेंक दो, बाद में थोड़ा साफ करके फिर आधा फेंक देना। बहरहाल कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको ऐसा लग रहा है, यानी कि इसमें मुझे मुंजिज, ये जरूरी नहीं कि अजमल ने या आपको डॉक्टर साहब ने ये नहीं बोला ये मत चलना, लेकिन ये आपके ऊपर, मैं सिर्फ आपको बोलेंगी, आप समझेगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा और कभी कभी भी सोचेंगे सामने वाले के हिसाब से कैसे समझाओ, इसलिए मैं कभी कभी मुंजिज मुस्सिल की जो बातें, अगर सपोज इस क्लास में लेक्चर में एक नॉन मेडिकोस भी बैठा है जो यूनानी अभी तक पढ़ा भी नहीं, यूनानी वाला है नहीं, एक आम इंसान है, वो भी समझ सकते हैं जो मुंजिज मुस्सिल की जो मैंने जो भी लेक्चर दिया, अरे वाह क्या वाकई एक काम की चीज डॉक्टर साहब ने बताया। तो कभी कभी समझाना मेरा ऐसा रहता है कि मैं आम इंसान के हिसाब से समझाता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें गुंजाइश ना होना चाहिए कि समझ में नहीं आया, या फिर मैं सिर्फ वो टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया, फिर आप दिमाग में उसको रहेगा नहीं मुझे खराब। ओके, ये दिस इज ऑल अबाउट ए प्रीफेस, एक छोटा सा समराइजेशन है। ये आपके ऊपर, आप कैसे इसको इस्तेमाल करना, फिर अगर मांगता है तो फर्दर लेक्चर में सफरा क्या है, सब फिर जाना पड़ेगा पीछे, मुस्सिले सफरा क्या है, मुस्सिले बलगम क्या है, मुस्सिले सौदा क्या है, मुझसे ये सब फिर वापस मुफरदात पढ़ना पड़ेंगे। फिर आपको मैं लेके जाऊंगा हाथ पकड़ के, चलो मुफरदात पढ़ो, फिर मुफरदात क्या है, सब हर चीज से कनेक्टेड है। तो बेसिकली जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, जिसको निवाला बना बना के मुंह में रखना चाह रहे, तो सफो मुंजिज आजमा के देखो, उसको रिजल्ट देखो। रिजल्ट अगर मिल रहा है तो आपको दूसरे तरीके में डीप में मुंजिज मुस्सिल थेरेपी की तरफ चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जरा हाथ दिला डालो ताकि समझ में आए। परवेज, मैं नया घर में हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत जी? परवेज बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। परवेज भाई बता कैसे हो यार? हाँ बिल्कुल फिट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक टॉपिक में सोच रहा था, कई दिनों से मैं पेशेंट देखता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है, जैसे कोई बीमारी है किसी को, तो मिजाज हम पहचानने की कोशिश करते हैं और कभी कभी पहचान लेते हैं, हमेशा तो नहीं पहचान लेते, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब मेरे कभी मन में ये आता है कि जैसे किसी को सर्द खुश्क मिजाज है किसी का, और दवा का सिलेक्शन मुझे करना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ा सा इस टॉपिक पे 1-2 लेक्चर हो जाए तो शायद मुझे बहुत आसानी होगी और थोड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन जैसी फीलिंग होगी कि उसके अंदर खुश्की कितनी है, किस दर्जे की खुश्की है, और एक्चुअली परेश, हरारत और परेश आपकी जो सवाल एकदम दुरुस्त है, एकदम परफेक्ट सवाल किया आपने। बेसिकली मैंने अक्सर ये देखा है, जैसे सौदा के बारे में हमने अक्सर एक गुमान में रखा है कि सौदा एक रद्दी चीज है, कोई काम की चीज नहीं है ना। बेसिकली जितना खिल्त अपना अपना काम करता है वो हिसाब से ये खिलते सौदा भी काम करता है। अब खिलते सौदा भी एक अमराज लेके आ रहा है, अगर कोई अपने हिसाब से बहुत बड़ा रद्दी और बईदुल इलाज बीमारी है, तो वो बीमारी को इलाज करने के लिए हम दिमाग में इतना ढूंढते कि कौन सी दवा दूं। एंटी सौदा दवा का मतलब है खून बढ़ाने वाली जितनी भी दवा है, यानी कि गरम तर मिजाज वाला गर्म तर दवा एंटी सौदा में हम लोग यूज कर लेंगे। डॉक्टर साहब बस मैं ये जानना चाहता था कि दर्जा किस हिसाब से मैं सिलेक्ट करूं? ये दर्जे की बात कमियत के हिसाब से, कैफियत तो हमने समझ में आया, कमियत के हिसाब से कभी भी
दर्जा करना ये अपने जाती तजुर्बे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्क्लेरोसिस हो रहा है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, तो स्क्लेरोसिस जैसे बीमारी में हमको सिर्फ सौदा की तमाम अलामत दिख के आता है, बेसिकली तमाम अलामतें दिख के आते हैं। और ये जो खुश्की की अलामत मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इसका मतलब शुरुआत स्किन से स्टार्ट होते हैं। स्किन और जबान में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जबान की जो म्यूकस मेम्ब्रेन और अपनी बॉडी के अंदर की खिल से स्टार्ट होता है। ये दो जगह से अगर आपकी मुशाहिदा के लिए तकवा होना बहुत ही जरूरी है, अकल नहीं। जितनी आप मुशाहिदा करते हैं आपके इसको यानी कि हर चीज को नापने तोलने की नजरों से, मलमस से, बहुत सारे, क्योंकि हकीम ज्यादातर मलमस और नजर, कुछ हकीम कान से भी खुश्कियत की अंदाजा लगाते हैं। जैसे एक आदमी की बात करने में उसकी बात के अंदर खुश्कीपना अगर ज्यादा तो समझ में आते, किसी की बात के अंदर एक तरीपना आ जाते हैं। अगर कोई आदमी गुस्से में बात कर रहे थे, आदमी को नहीं देखे, आदमी दीवार के उस तरफ है और वो गुस्से से बात कर रहे, एक आदमी प्यार से बात कर रहे। अब मैं ये बोले आदमी गुस्से में, और आपने पूछा सर आपने वो देखा ही नहीं उसको, उसकी आवाज में आपको गुस्सा कैसे समझ में आया? और ये आदमी तरी से बात कर रहे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे, आपको कैसे प्यार मोहब्बत बातों में समझ में आया? अरे भाई उसकी जो ट्यून है, उसकी लहज है, उसकी अंदाज है, वो अंदाज से हमको समझते कि भाई ये गैर तबीई हालत में। तो ये एक चीज हमको डेवलप करना है। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि बुजुर्गियत जिसको कहते हैं, या समझो ये सब चीज बुजुर्गियत आना या तकवा आना आदमी अंदर अपने में आ जाते हैं। इंसान बाहर की चीज को छोड़ के अपने अंदर समझ में आता। और किताबों में तो हमको इसकी दर्जा कहीं मिल ही नहीं सकती, लेकिन हम अपनी कैफियत के हिसाब से अपनी इस कैफियत को नजर रख के अपने को इसको दर्जे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे दोनों का दर्जा, दो का हाल देखना जरूरी है, कमियत एज वेल एज कैफियत। क्वांटिटी के हिसाब से सौदा कम हो गया, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से सौदा कम हो गई। दोनों के हिसाब से अगर आप नहीं कर रहे तो फिर वो क्वालिटी वाइज उसके अंदर समझ में नहीं आते। हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक अच्छा है, क्योंकि मैंने आजकल पहले ये देखता यार यूनानी में सौदा के लिए माजुन नजा, फिर कभी कभी शरबत उन्ना गरम तर देता हूँ। फिर मैं बोला यार ये बार बार जब मरीज को 6 महीने से चला रहा है, मरीज पूछेंगे हकीम साहब को ज्यादा दवा की मालूमात, एक ही दवा से खेलता है, मरीज तब खुश होते हर बार दवा बदलते रहे, लेकिन हम ये चाह रहे 6 महीने एक ही दवा खाएं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेंगे भाई कि मैंने फिर उसके बाद में धीरे धीरे अच्छे जो सौदावी मर्ज को मुझे कभी अंगूरी से रिजल्ट मिलता है। अब मैं अंगूरी लिख के देता हूँ, मरीज को बोल के देता भाई ये अंगूरी की स्टॉक खत्म करने के लिए टॉनिक लिख के नहीं दे रहा हूँ, मरीज को बोलते मजाक में, और मुझे तुम्हारी बीमारी समझ में नहीं आ रहा इसीलिए मैंने आपको एक टॉनिक लिख के दे रहा हूँ। ये भी नहीं, इस टॉनिक के अंदर एक कंटेंट है, इस टॉनिक के अंदर एक कंटेंट है, वो कंटेंट आपकी बीमारी की जिद में काम करे, तब वो समझ नहीं तो हर बार उसको सिंगारा साथी है ये ऐसे टॉनिक लिख के दे रहे, उसके अंदर या तो अंगूर है या मुनक्का है या उसके अंदर सॉरी पुराने जमाने में हमदर्द के पास बहुत सारे अच्छी अच्छी दवा थे, जैसे माउल जबन, माउल शहीर, अच्छी अच्छी दवा हमदर्द के पास था, वो सब बंद हो गया क्योंकि हिकमत आई नहीं। हिकमत न होने की वजह से पूरी की पूरी दवा उन लोगों ने बंद करके ज्यादातर रूह अफ़ज़ा जैसी चीज जो मार्केट में जैसे रूह अफ़ज़ा है, या समझो दांतुन का जगह पे कॉलगेट निकाल रहे हैं, या समझो तेल निकाल रहे हैं, ये मार्केट की डिमांड के हिसाब से तमाम कंपनियां शिफ्ट हो गया। अब तुम देखते हैं कि यूनानी की कोई भी जो मेला हो या समझो कोई एग्जीबिशन हो, सब कंपनियां बड़े इतने बड़े लंबे फिर बॉटल की सिरप की बॉटल, शरबत खास, शरबत गुलाब। अरे भाई यू आर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी,
तो हमको शरबत क्यों पिला रहे भाई? हमदर्द ने करोड़ों कमाए वो क्या? हमदर्द ने रोज से शरबत कमाए। यू आर ए मेडिकल क्रिएटेड प्रोडक्ट निकालो मिजाज के हिसाब से, ये सब डिस्कशन होना चाहिए। अब एक आदमी ने रूह अफ़ज़ा निकाला, दूसरे ने रूह कब्जा बोल के निकाल दिए, सब चालू है भाई। मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेंगे इसको। हम दवा बना रहे हैं, दवा के हिसाब से दवा के स्टॉल होना चाहिए, उसमें न सिरप हो, न कोई हलवा हो, न कोई हलवा ताकत की हलवा, ये सब होना चाहिए, उस कोई कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो बड़े बड़े कंपनी ने क्या किया, उनका भी कसूर नहीं, क्योंकि बियोमस वाले डॉक्टर वाले दवा नहीं लिख रहे। पुराने जैसे हकीम आई नहीं, जो जैसे अभी सरफराज ने जो बड़ा सवाल पूछे वैसे सवाल पूछने वाला हकीम आई नहीं। तो उन लोगों ने भी क्या किया, साल में एक बार माहौल जबन बनता है, वो फंगस होके देखना पड़ रहा है, खाई को माहौल जबन बनाओ। अब एक अपने हकीम अजमल साहब का ऑर्डर आया, 1 दर्जन शरबत माहौल जबन के, वो कहाँ माहौल जबन बना के बैठेंगे? तो माहौल जबन छोड़ के उस जगह पे शरबत निकाल रहा हूँ, उसमें फायदा है। या नारियल की पानी निकालो, उसके फायदा है, कंपनी का फायदा देखिए। तो मैं समझता हूँ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है वो ये जिसके अंदर अपने क्लासिकल फॉर्मुलेशन में अंदर खराबादीन में माहौल जबन है, माहौल शहीर है, तलबीना वगैरह खुश्की को दूर करने के लिए बेहतरीन चीज है। तो ये हमारी, अभी तुम लोग सवाल ये कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर थोड़ा तकवा जागे, तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अगर कुछ चीज की जरूरत मांगेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज वापस आए कुछ वक्तन फवक्तन। ओके परेश, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। थोड़ा सा हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा गले में वो पकड़ रहा है इसलिए मैं, हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन है कि मुंजिज के साथ हम डाइट क्या दे देंगे? देखो मुंजिज के साथ बेसिकली जैसे क्या बोलते हैं इसको, लतीफ ग़िज़ा जिसको कहते हैं, मतलब हमेशा याद रखने का मैं समझता हूँ दुनिया में डाइट के ताल्लुक से इतनी वाज़ेह तौर पे दुनिया में अगर कोई साइंस अगर बात किया, सिर्फ तिब्बे यूनानी ने किया। बाकी जितने भी साइंस डाइट की, डाइटिशियन को उठा के देख, उनसे पूछ के देखो, डाइटिशियन डाइट मुंजिज और मुस्सिल को सर तफसील से बता रहे हैं। हमने आपको देखते हैं दुनिया में अगर कोई दुनिया में अगर कोई डाइट के बारे में अगर कोई साइंस बात किया, मैं समझता हूँ तिब्बे यूनानी की इतनी वाज़ेह तौर पर दुनिया में कोई भी साइंस डाइट के बारे में बात नहीं की। दुनिया का टॉप मोस्ट डाइटिशियन से एक सवाल पकड़ के देखो, वो सिर्फ कमियत जानता, कैफियत नहीं जानता, आधा नहीं जानता। वो प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरी एंड ओमेगा एंड फैटी एसिड के अलावा उनके पास कोई इल्म नहीं। हमारे पास ग़िज़ाए लतीफ, ग़िज़ाए कसीफ, सालिल क़ैमूस, रद्दी, देर हज़म, बाद हज़म, बच्चों के लिए कौन सा, बड़ों के लिए कौन सा, बुढ़ों के लिए कौन सा, कौन सी मौसम में क्या खाना चाहिए, खाने से पहले क्या खाना चाहिए, खाने के बाद में क्या खाना चाहिए, और उम्र के हिसाब से, कैफियत के हिसाब से गर्म कौन सा है, खुश्क कौन सा है, तर कौन सा है, मुरगनियात कौन सा है, मुसक्किनात कौन सा है, मुखद्दिरात कौन से, हर चीज को वजाहत की है। मैं समझता हूँ तुम लोग 1 साल तक पूरी हिंदुस्तान में लेक्चर देते फिरे जो डाइट के ताल्लुक से, तो भी कम पड़ेंगे। तो मुंजिज में अक्सर याद रखो, मुंजिज एक हिलाने की काम कर रहे हैं हम लोग, पार्टी
पानी मत डाला करो अभी। पानी मत डाला मत करो का मतलब थोड़ा सा हल्का दवा कमियत और कैफियत के हिसाब से कम किया करो, कम दवा दिया करो कमियत के हिसाब से। क्वांटिटेटिव जूद हजम दवा दिया जाए। जूद हजम है सबसे अव्वल नंबर फल फ्रूट से, फिर कार्बोहाइड्रेट, ओके, फिर प्रोटीन, फिर फैट हिसाब। तो वो जैसे फैट के प्रोटीन के अंदर भी जैसे कि मटन है, इजी जूद हजम में मटन इस्तेमाल कर सकते, जबकि बड़े का गोश्त नहीं। मॉडर्न वाला मटन नॉन वेज में तो मटन बकरा सब आ गया हमारे अंदर। बकरा सालिल खैमूस लतीफ ग़िज़ा है, दूध हजम। कोई भी बीमारी को भी बकरे का शोरबा पिलाओ, बकरे का शोरबा पिलाओ खिलाते हैं, जिसको रोमैटिज्म हो गया या कोई भी डिजीज होगी सबके बारे में। तो दूध हजम दवा जैसे अगर कोई सफरावी मर्ज है, सॉरी बलगमी है, तो खास तौर से याद रखो खट्टी चीज बिल्कुल मत दो, हल्का सा गर्म दो, थोड़ा सा हल्का सा सूप वगैरह, दाल वगैरह सूप, खट्टी चीज से दूर रखो, दही छाछ वगैरह दूर रखो, ताकि ऑलरेडी हमने एक हिकमत कर रहे हैं, इसका बलगम का हिकमत कर रहे हैं, तो बलगम बढ़ना नहीं चाहिए। तो आपको हिसाब से कर सकते हैं। डॉक्टर थैंक यू, आर यू सैटिस्फाइड ना? जज़ाकल्लाह। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। वालेकुम सलाम। हेलो, वालेकुम सलाम। सर पैरालिसिस के पेशेंट में भी मंदिर या मिसल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग पैरालिसिस में सर? मैंने अभी एक्चुअली मसला वो तो थोड़ा सा अपने अलग डिस्कशन हुई उसमें। ज्यादातर अपने पास पेशेंट फौरन पेशेंट तोड़ी नहीं आते है ना। हमारे पास जो पैरालिसिस का पेशेंट 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में एलोपैथी फेल होते सर, हमारे भाई 2-3 साल से पढ़े हकीम सर उनको ये हो गया, अपने पास नहीं आते और हमारे पास इतना हिम्मत भी नहीं आती उसको पकड़ के रख इलाज करे। हमारा भी कसूर है इसके अंदर। और हमारे यूनानी में कहते हैं जिसको पैरालिसिस हो गया तो उसको नील भाई बहुत रखा जाए, कुछ खाना मत दो, 4-5 दिन बोल के, फिर उसके अंदर शहद की पानी पिलाओ, फिर उसको खाली ताकत कमजोर हो तो थोड़ा सा गेहूं का चपाती खिलाओ। ये धीरे धीरे बाद में उसको मुंसिल की तरह बाकायदा लिखा है। अब आप याद देखो, ये जो फालिज एक नया बीमारी नहीं है, 84 फालिज उस दौर में भी थे, उस दौर में उसके इलाज होते थे बाकायदा, कुछ अगर लेट होने के बाद। अब रहा सवाल हमारी हुकूमा ने मैं समझता हूँ बलगमी अमराज की जरूरत है, समझने में गलती क्या होगा। क्लास चला था फालिज शुरू होते ज्यादातर लोगों को ब्रेन में हिमरेज होगी, एमसीए मरिबल, उसके बाद में ब्लीड होता है। तो बीमारी की शुरुआत कहीं ना कहीं रुतूबत से स्टार्ट हुआ, फट गया, फिर ब्लीड हो गया, तो ब्लीडिंग मुंजमिद हो गया, फिर सौदा के शक्ल इख्तियार कर लिया उस मकाम में, फिर वह इंफाक्ट हो गया, साथ साथ उसके पैर मफलूज हो गए। बहुत सारे कहानियां पीछे, खाली हमने स्टिकर चिपका दिया फालिज के पेशेंट को क्या किया जाए। फालिज एक सिलसिला है बीमारी का, अब हर सिलसिले में अलग अलग बीमारी होना चाहिए। मुझे एक फोड़े तुलसी हो गया, फोड़े तुलसी का भी शुरुआत एक होते मर्ज इब्तिदा, मर्ज तज़य्युद, मर्ज इंतहा, मर्ज इन्हितात। ये कभी कभी क्रॉनिक डिजीज में भी होता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सौदा भी मर्ज है क्या, ये क्लॉट है उधर, मुंजमिद क्लॉट है उधर, उस वजह से हुआ सर्कुलेशन नहीं हो रहा, इस्कीमिया हो गया, नर्व ब्लॉकेज हो गया। तो अभी हम बलगम का इलाज करें, सौदा का इलाज करें, कि मेरी सोच है, जरूरी नहीं कि तुम लोग सोचिए। हमने बलगम ही बोला, असाब में, दिमाग में, मरकज में है, दिमाग आस में, जाहिर सी बात है दिमाग के अमराज को हमने बलगमी लिख दिया। अरे दिमाग के अमराज है, ठीक है, दिमाग में सौदा के अमराज क्यों नहीं हो सकते? दिमाग में अगर किसी को जॉन्डिस बढ़ गया, एनकेफेलोपैथी हो गया या क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो एनकेफेलोपैथी में होकर बेहोश हो गया, तो क्या बलगमी अमराज है क्या, वो सफरावी अमराज है?
तो सफरा भी अमराज है, क्योंकि इतना हो गया कि सफरा दिमाग के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके उसके अंदर आ गया। अब हमने सोचा, जिसने जो लिखा, हकीम साहब ने ये बोला, अजमल ने ये बोला, तो हमने कट पेस्ट कॉपी, हमने अपनी तजुर्बा किसी से उधार लिया। मैंने हमेशा कहते कि तजुर्बा उधार मत लिया करो, तो तजुर्बा नहीं, तजुर्बा जाती चीज को तजुर्बा कहते हैं। चुरा हुआ चीज, तुमने कोई चीज चोरी करके आए, वो तजुर्बा नहीं, तुमने कट पेस्ट किया है। तुम्हारे दिमाग से एक सोच में आ गया कि दिस इज माय तजुर्बा, किताब में कुछ भी लिखने तो मैंने वो तजुर्बा ऐसे बीमारी का इलाज करते रहते। तो आपकी हर एक कॉलेज की पेशेंट के ऊपर आप मुंजिज मुस्सिल थेरेपी बहुत लोगों ने कोशिश किया, रिजल्ट कुछ लोग को मिला भी है, जैसे शायद मेरे ख्याल से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अच्छे ट्रीटमेंट करते, 30-40% रिजल्ट है, 100% की बात नहीं कर, वहाँ मुंजिज मुस्सिल थेरेपी फॉलो करते हैं। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट मुंजिज मुस्सिल थेरेपी, तो मुझे ज्यादा उसकी इल्म नहीं, आप उधर जाओ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर उन लोग बाकायदा इसका मुंजिज मुस्सिल थेरेपी को फॉलो करता है। इसमें कोई है कि हैदराबाद के डॉक्टर्स या वहाँ से कोई ताल्लुक रखने वाले, वो बता सकते हैं, उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए, आप कॉलेज का पेशेंट आके बहुत अच्छा लग रहा है बोल के बार बार आते, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखी कॉलेज के पेशेंट जाके फुटबॉल खेले या कोई नारियल की झाड़ चढ़े या कोई डांस खेले। जो भी वाकया कॉलेज को पेशेंट को 1 और 2 डेज में होता है, जो इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट 4 दिन है, उसका किसी भी इम्प्रूवमेंट देखता ही नहीं। वो एलोपैथी प्रैक्टिस करो या तुम मसाज करते हैं, मसाज करके क्या फायदा है? उसकी प्रॉब्लम दिमाग में, दिमाग की प्रॉब्लम मसाज करके क्या करोगे? अब कॉलेज के पेशेंट को मैंने, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया, थोड़ा हाथ पैर ढीला होने लगा, उठा के लेके भाग गया अस्पताल में, वहाँ मैनिटोल या इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम किया, बीपी कर दिया, बाकी क्या इलाज थोड़ी करते हैं दिमाग के फालिज के लिए, सब चीज को थोड़ा मैनेज करते। वो अपना फालिज में चले जाते, कुछ लोग कोमा में चले जाते, कुछ तो 48 आवर्स के अंदर हेवी ब्लीडिंग है तो मर जाते, कुछ लोग धीरे धीरे, 4 दिन के अंदर हाथ हिलना शुरू हो गया, फिर अब्बू ने चलना शुरू हो गया, अभी अब्बू पानी पी रहे, बातें कर रहे, 1 हफ्ता जब ये अगर घर पे भी किया तो ये सब घर में भी होता है, ये सब घर में भी होता है कि ब्लीडिंग आने के बाद में वो ब्लीडिंग खुद ब खुद रोकने की इंतजाम अल्लाह ताला ने रखे, वो ब्लीड हो गया, ब्लीड बंद हो गया, ब्लीड होने से पहले, रप्चर होने से पहले अगर पहुंच गया तो स्ट्रेप्टोकाइनेस या एंटीकोएगुलेंट डालने से बहुत सारे लोग बचता है। तो याद रखना कि ये टाइम अपने पास पेशेंट नहीं आते, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट बड़े बड़े, उनको समझ में आ रहे ये पैरालिसिस में जा रहे, वो टाइम पे अगर मैनेज किया तो दे कैन सेव, कि उसकी शिद्दत को कम कर सकते। अक्सर हमारे पास आते हैं, रप्चर हो गया, फालिज हो गया, बिस्तर में पड़ा, 1 महीना हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, किसी ने बोला हकीम साहब उधर लेके जाओ, वो लेके आ रहे, पूरी पैर ऐसा करके आ रहे, तो वाह यू हैव टू थिंक, मैं बलगम का इलाज करूं, सौदा का इलाज करूं। डॉक्टर बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम काफी ले लिया सर, आपका गला भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और इसकी भी माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे हम अपने सर को उतनी जहमत दें जो नेक्स्ट टाइम सर जहमत दे सके। सर बस एक लास्ट में एक चीज आपको सर बताते चलें कि प्रॉपर रहनुमाई जो आपने दी और दे रहे हैं, प्रॉपर बुक अवेलेबिलिटी सर जो कि कमी चल रही है, और प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबिलिटी जो कि हम उरूज पर, बुलंदी पर जा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है कि मटेरियल ऑफ बुक और मटेरियल ऑफ मेडिसिन हमारी जो रहनुमाई के साथ साथ है, ये 3 पार्ट सर हमारे प्रॉपर चलने चाहिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि